वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों आज मैं हिंदी में आपको 10 मई से 14 मई के बीच में जो भी करंट अफेयर्स हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा, साथ में उनका एनालिसिस भी करेंगे हम। तो जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। इससे पहले 2 पार्ट और आ चुके हैं, आप उनको जरूर देख लें ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दें। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, विच डिजिटल फाइलिंग सिस्टम हैज़ बीन लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में एक डिजिटल फाइलिंग सिस्टम जो है इसका अनावरण किसने किया है? मोदी जी ने किया था सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी कार्रवाई कागजी कार्रवाई होती है अब इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब कि डिजिटली अब ये होगा वर्क। ओके, तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड केस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, और आपको ये पता होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो चीफ जस्टिस हैं, ओके, उनका क्या नाम है? उनका नाम है दोस्तों जीएस कहेर। ओके, ये चीज़ आप नोट कर लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 नंबर का कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, विच टेक्नोलॉजी जाइंट हैज़ लॉन्च इट्स क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज फॉर इंडिया। वो कौन सी टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी फर्म है जिसने अभी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज जो है भारत के लिए इसकी शुरुआत की, और जिसका एम क्या है? सपोर्ट करना गवर्नमेंट के जीएसटी में। ओके, जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है इसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट करना। तो उसके लिए एक कंपनी ने अभी अब एक कदम उठाया है, तो ऑरेकल वो कंपनी है। ओके, तो ये चीज़ आप दोस्तों नोट कर लें। ऑरेकल जो है ये टेक्नोलॉजी डेटाबेस की बहुत बड़ी कंपनी है और ये अभी जीएसटी में अपना योगदान देगी एक तरह से। फाइन, तो क्योंकि जीएसटी जो है अब कब से आ जाएगा? 1 जुलाई से ये अप्लाई भी हो जाएगा। ओके, एक दोस्तों मैं जीएसटी के ऊपर एक वीडियो ये बनाऊंगा कि कौन सी चीज़ें महंगी, क्या सस्ती, क्या रेट कार्ड है, उसके ऊपर आपको वो चीज़ पता होनी जरूरी भी है। ओके, तो बहुत ही जल्द आप तक ये वीडियो आएगी और आप कमेंट करके अपनी क्यूरीज भी पूछ सकते हैं। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने अभी एक पैक्ट साइन किया है, किसके साथ में? ऑरेकल के साथ में। किस लिए? क्लाउड बेस्ड सिटीजन सर्विसेज के लिए। तो ये दोस्तों किसने किया है? झारखंड ने किया है। फाइन, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं विस्तार में। तो जो गवर्नमेंट है झारखंड की, उसने और ऑरेकल ने मिलकर एक एमओयू साइन किया है जिसमें क्या होगा कि जो क्लाउड बेस्ड सिटीजन सर्विसेज हैं उनको और ज़्यादा इंप्रूव किया जाएगा, जिससे कि झारखंड में अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर द स्टार्टअप्स ये बन सके। स्टार्टअप्स क्या होते हैं? जो नए बिजनेसेस होते हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके स्टार्टअप्स होते हैं और उनको एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। ओके, तो ये भी आप ये समझ सकते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी कंपनी है जो पहली यूएस फर्म बन चुकी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वो पहली कंपनी बन चुकी है जिसने $8,000 बिलियन, ओके, $800 बिलियन का मार्क अभी हाल ही में मार्क कैपिटलाइजेशन में हासिल किया। ओके, तो इस मुकाम तक पहुंचने वाली वो यूएसए की कौन सी कंपनी है जिसने $800 बिलियन का मुकाम अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी हासिल किया? तो ये दोस्तों कंपनी का नाम है एप्पल। अगर बात की जाए तो लगभग 33% जो शेयर हैं वो इसके इस वर्ष में 33% जो है कंप्लीट इसको गेन हुआ है। ओके, और 50% हम कह सकते हैं जब यूएस में इलेक्शंस हुए थे 2016 में, तब से अब तक कंपनी की ग्रोथ मेजर हुई है। अगला जो दोस्तों पॉइंट है आप यहाँ से देख सकते हैं, एक बहुत ही जरूरी क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, इसलिए मैंने नोट में यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। फेसबुक की जो सीईओ है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, तो जिनका नाम है शेरली सैंडबर्ग, तो इन्होंने क्या किया है कि एक बुक जो है उसका भी ये उसके ऑथर हैं, तो उस बुक का नाम नोट कर लें, ऑप्शन बी, फेसिंग एडवर्सिटी, बिल्डिंग रेजिलियंस एंड फाइंडिंग जॉय। ये बुक आपसे पूछी जा सकती है, टेक्निकल है। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया है आपसे कि वो कौन है जो अभी हाल ही में बर्ड्स हाईएस्ट विकेट टेकर वुमेन ओडीआई क्रिकेट बना है। ओके, तो ये आपको बताना है कि ओडीआई क्रिकेट में वो कौन सी महिला हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लेने का कीर्तिमान अपने नाम पर हासिल किया। ओके, तो ये क्या है दोस्तों? झूलन गोस्वामी ने। अब आपको ये भी नोट कर लें कि इनके कितने विकेट्स हैं। इनके दोस्तों 181 विकेट्स हो गए हैं और इन्होंने मैचेस खेले हैं 153। ओके, और इनसे पहले ऑस्ट्रेलिया की एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है कैथरीन, तो उनका रिकॉर्ड था 180 विकेट्स था जिसको इन्होंने तोड़ दिया। ओके, अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया है, हु हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज इन ग्रीको रोमन 80 kg कैटेगरी एट 2017 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। 2017 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो हाल ही में भी दिल्ली में हुआ, तो इसमें 80 किलोग्राम वर्ग में किसने ब्रॉन्ज जीता? तो ये दोस्तों जीता है हरप्रीत सिंह ने।
ओके एक चीज़ आप और नोट कर लें, 85 केजी की अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 85 केजी में किसने जीता, तो ये जीता है अनिल कुमार ने, ठीक है। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, फाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ, इसका वेन्यू भी नोट कर लें, दिल्ली। अगला जो पॉइंट है इसमें आपसे कहा गया है कि विच हाई लेवल कमेटी, वो कौन सी हाई लेवल कमेटी है जिसका भी हाल ही में गठन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, किस लिए, कि वो एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज़ के ऊपर क्रेडिबल डेटा प्रोवाइड कराएगी। मतलब कि भारत में एम्प्लॉयमेंट जो जॉब की क्या सिचुएशन है उस पोजीशन को मेजर करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। तो उस गवर्नमेंट की जो कमेटी थी उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो ये दोस्तों थी अरविंद पनागरिया कमेटी, ऑप्शन नंबर 3। अब थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में हम समझ लेते हैं, जरूरी क्वेश्चन भी है क्योंकि ये नीति आयोग के 22 चेयरमैन है अरविंद पनागरिया, तो इनको चेयरमैनशिप मिली थी और साथ में इनके साथ में कुछ और भी लोग थे, ओके। और इसका मेन जो एम था कि जो एम्प्लॉयमेंट है भारत के अंदर उस पर एक डेटा, कंप्लीट डेटा जो है वो एक्सेस करके इनको देना, ओके। और इनके साथ में जो अदर मेंबर्स थे वो लेबर सेक्रेटरी थे, क्या नाम है इनका, सत्यावती। और सेक्रेटरी स्टैटिक्स हैं TCA अनाथ और पुलक घोष ऑफ नीति आयोग, ठीक है। एंड मनीष सवरवाल ये मेंबर है RBI बोर्ड के। तो ये लोग मिलकर इन्होंने इस कमेटी में पार्टिसिपेशन किया, ओके। और इट विल हेल्प गवर्नमेंट टू फ्रेम द पॉलिसीज एंड टेक स्टेप्स दैट कैन क्रिएट जॉब्स इन द कंट्री। ये कमेटी का मेन मोटिव क्या था, इससे ये फायदा होगा कि भारत के अंदर एक जॉब्स कैसे क्रिएट की जाए, इसका एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने में काफ़ी आसानी रहेगी। इस वजह से ही इस कमेटी का गठन किया गया था। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया है आपसे Who has been conferred with the 2017 Young Scientist Award। अभी किसको हाल ही में 2017 का यंग साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया, किसके द्वारा, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के द्वारा, ठीक है, INSA के द्वारा। तो उस पर्सन का आपको नाम बताना है, ये कौन है, विक्रम विशाल, ओके। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो प्रोफेसर विक्रम विशाल है ये असिस्टेंट प्रोफेसर है कहाँ पर, ये है दोस्तों IIT बॉम्बे का एक डिपार्टमेंट है अर्थ साइंसेज, इस डिपार्टमेंट में, ओके। तो इनको इस 2017 यंग साइंटिस्ट अवार्ड इससे सम्मानित किया गया। और जो कौन देता है, INSA क्या है, ये है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। तो इसमें क्या दिया जाता है, 25,000 प्राइज मनी है इसकी और इसमें एक ब्रॉन्ज मेडल इनको दिया गया, ओके। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, एक कभी द्विपक्षीय दो देशों के बीच में एक एक्सरसाइज हुई जिसका नाम क्या है, कॉर्पेट 2017। तो ये एक भारत है और वो दूसरा कौन सा देश है उसका नाम बताना है दोस्तों। दूसरा देश है इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पेट 2017, ठीक है। अब हम जान लेते हैं ये कॉर्पेट 2017 है क्या, ये 29th एडिशन था कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जिसको हम कहते हैं कॉर्पेट, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में, कहाँ पर, पोर्ट ब्लेयर में, ठीक है। और इसकी क्लोजिंग सेरेमनी कहाँ पर है, ये है वेलेवन में, इंडोनेशिया में 22 से 25 मई के बीच में, ठीक है। और इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, ये जकार्ता। करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपया। और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, जोको विडोडो, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड नॉलेज बहुत ज़रूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इंडियाज़ फर्स्ट एवर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA, ये एकेडमी जो है ऑफिशियली अभी किस सिटी में ओपन की गई, तो ये दोस्तों ओपन की गई है उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा जगह पर, ओके। अब ये क्या है, भारत की पहली नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के द्वारा एक एकेडमी है जो कि ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है, ओके। और ये दोस्तों 5th एलाइड ट्रेनिंग सेंटर ग्लोबल लेवल पर है और जो फुल्ली फंडेड किसके द्वारा है, NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, इसके द्वारा ये फंडेड है। अगला जो पॉइंट है इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने अभी होस्ट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ बेसक 2017। इसका मैं जिक्र ऑलरेडी पहले कर भी चुका हूँ। बेसक 2017 जब दोस्तों इसकी बात आती है तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये श्रीलंका कर रहा है। अब इसके बारे में हम डिटेल में हम समझते हैं थोड़ा सा। जो हमारे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अभी पार्टिसिपेशन किया है 14वां इंटरनेशनल बेसक डे। ये बिगेस्ट फेस्टिवल होता है बुद्धिस्ट का, ओके। और ये सेलिब्रेशन कहाँ पर हो रहा है, कोलंबो श्रीलंका में। तो मोदी जी वहाँ पर 2 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका गए और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगी 2 देशों के बीच में, ठीक है। तो जो और साथ में क्या है, फॉर द शेयर्ड हेरिटेज ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। इसकी थीम लाइन बहुत जरूरी है। थीम क्या थी इस यूनाइटेड नेशंस डे ऑफ बेसक की, ये है बुद्धिस्ट टीचिंग्स फॉर द सोशल जस्टिस एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड पीस। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बनेगा। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें कहा गया है कि वो कौन सा देश है जो होस्ट कर रहा है 2017 आर्कटिक एनर्जी समिट्स AES। तो ये कौन है, फिनलैंड, ओके।
अब एक बार डिटेल में कुछ और भी समझ लेते हैं इसमें। 2017 आर्कटिक एनर्जी समिट जो AES है, ये कहाँ पर हो रही है? फिनलैंड की एक जगह है जिसका नाम क्या है? हेलसिंकी। ये दोस्तों वहाँ की कैपिटल भी है। ओके, 18 से 20 सितंबर में होगी 2017 में। और ये किसके द्वारा हॉस्टेड है? ये हॉस्टेड है इंस्टीट्यूट ऑफ द नॉर्थ एंड फिनलैंड मिनिस्ट्री ऑफ द इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट इसके द्वारा। ओके, अब एक पॉइंट यहाँ पर सोच लें, इसकी कैपिटल आपको पता चल गई। करेंसी यूरो है, यूरोजोन नेशन में आता है फिनलैंड। और प्रेसिडेंट वहाँ के कौन है? सॉली निस्तो। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? जुहा सिपिएलो। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है कि अभी हाल ही में किसको इलेक्ट किया गया है नया चेयरमैन फीफा ग्रीवियंस कमेटी का। देखो, फीफा ग्रीवियंस कमेटी का जो नया चेयरमैन है वो दोस्तों भारत की ओर से हुआ है। कौन है? मुकुल मुदगल। ये रिटायर्ड जस्टिस हैं, तो आप यहाँ पर नोट कर लें, रिटायर्ड जस्टिस है जिनका ये इलेक्टेड हुए हैं। कहाँ पर? हेड ऑफ फीफा में, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल है जो, इसका ग्रीवियंस कमेटी है वहाँ पर। इस डिपार्टमेंट में इनको हेड बनाया गया है। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछा जाता है। अगला जो पॉइंट है इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सा सिटी है जिसने टॉप किया है मोस्ट अफोर्डेबल टैक्स सिटी 2017 सेविल्स टैक्स सिटीज इंडेक्स में। जो 2017 की सेविल्स टैक्स सिटी इंडेक्स है, इसमें वो कौन सा जो सिटी है जिसने अभी हाल ही में टॉप किया है मोस्ट अफोर्डेबल टैक्स सिटी? तो ये दोस्तों भारत का क्या है? बेंगलुरु। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। तो भारत के बेंगलुरु ने पहला स्थान यहाँ पर बनाया है, जिसमें 22 सिटीज़ शामिल हैं। तो इसमें मोस्ट अफोर्डेबल टैक्स सिटी के तौर पर ये बेंगलुरु का नाम आएगा। ओके, आपको पता है कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है बेंगलुरु को, क्योंकि यहाँ पर IT का सबसे बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। अगला जो दोस्तों पॉइंट है इसमें क्या कहा गया है? यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने अनाउंस किया है कि अब ये एक नई स्ट्रेटजी जो है, जो माओइस्ट है, माओवादी हैं, इनके अगेंस्ट में बनाई जाएगी। तो इस स्ट्रेटजी का नाम क्या है? इस स्ट्रेटजी का नाम है दोस्तों समाधान, जो ऑप्शन बस दिया है। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछ लेगा समाधान की फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों फुल फॉर्म तो बहुत ही बड़ी है, फिर भी हम एक एक वर्ड की मतलब समझते हैं क्या है। S से मतलब है स्मार्ट लीडरशिप, A से मतलब है एग्रेसिव स्ट्रेटजी, M से मतलब है मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, A से मतलब है एक्शनेबल इंटेलिजेंस, D से मतलब है डैशबोर्ड बेस्ड KPI की परफॉर्मेंस, और I से मतलब है इंडिकेटर्स एंड KRA की रिजल्ट्स, H से मतलब क्या है? हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी। A से मतलब क्या है दोस्तों यहाँ पर? ये है एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर। एंड N का क्या मतलब है? नो एक्सेस टू द फाइनेंसिंग। तो ये एक्रोनिम्स हैं जो मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपको ये याद होते हैं वेल एंड गुड है, वैसे आपको ये तो पता होना चाहिए समाधान क्या है। किसी ना किसी एक वर्ड का मीनिंग आपसे पूछाएगा कि D का क्या मतलब है, H का क्या मतलब है। तो क्या करें, एक दो बार आप देखेंगे, आपको अपने आप याद हो जाएगा। अगला जो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें कहा गया है कि जो दीपम है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो जो DIPAM, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये दोस्तों फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। ओके, जो हमारे यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ये है दोस्तों हमारे यहाँ पर अरुण जेटली जी। तो डिपार्टमेंट DIPAM की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। ठीक है, ये है। अब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या है सेटअप किया है? इन्वेस्टर फैसिलिटेशन प्रोग्राम जो है, ये प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड कराएगा इन्फॉर्मेशन, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के स्टॉक हैं इनकी इन्फॉर्मेशन जो है इसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, वो इंटरेक्ट कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के साथ में, और उनको इससे जुड़ी जानकारी मिल जाएगी। अगला जो पॉइंट है, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। यहाँ पर कहा गया है कि कैशबैक पोर्टल है जिसका नाम है cashkaro.com। तो इसने क्या है कि टाई अप किया है किस बैंक के साथ में? ओके, तो ये आपको बताना है। तो कैशबैक पोर्टल जो है इसने अभी हाल ही में एक टाई अप किया है। ओके, तो वो टाई अप किसके साथ किया है? येस बैंक के साथ में। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर नोट कर ले। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि वो कौन सी सिटी है जो होस्ट कर रही है बिगेस्ट एवर इंटरनेशनल योगा डे इवेंट। तो भारत में सबसे बड़ा जो योगा डे इवेंट कौन सी सिटी होस्ट करने वाली है, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों कहाँ पर होगा? अहमदाबाद में होगा। इससे जुड़ी बहुत ही बारीकी हम समझते हैं। तो ये बिगेस्ट एवर इवेंट है योगा डे पर। अब आपको ये पता होना चाहिए योगा डे कब होता है। योगा डे 21 जून को हर एक वर्ष मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ने इसको अप्रूवल दे दिया था, तो ये भी आप नोट कर लें। बाबा रामदेव जी जो हैं योग गुरु हैं, उन्होंने कहा है कि ये बिगेस्ट एवर इंटरनेशनल योगा डे इवेंट होगा 21 जून 2017 को, इस वर्ष। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ओके, लगभग 5 लाख लोग जो है इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। ऑन 11 दिसंबर इन 2014 द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड जून 21 एज द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने ये
पास कर दिया था कि अब 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे जो है पूरे विश्व में मनाया जाएगा, और जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर अभी करंटली हैं विजय रूपानी, ये इनोग्रेट करेंगे इस इवेंट को। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रसिया कौन है। अब ये न्यूज़ क्यों आई, क्योंकि रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अभी दिल्ली में आए हुए थे एक दिन की यात्रा पर, तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो उनका नाम है डिमिट्री रोगोजिन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 है। अब और भी जानकारी हम देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये 1 दिवसीय यात्रा पर भारत आया, ओके। और बहुत सारे वेरियस सेक्टर्स में जो है कुछ एग्रीमेंट भी हुए, जिसमें सिक्योरिटी, न्यूक्लियर एनर्जी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, और वेरियस जो सेक्टर्स हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं। और रसिया की कैपिटल क्या है, मॉस्को, करेंसी क्या है, रबल है वहाँ पर। ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का पूछा जाता है कई बार एग्जाम्स में। वहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये है वहाँ के डिमिट्री मेदवेदेव, ठीक है। और मैंने आपको वहाँ के दोनों चीज़ें आपको बता दी, ठीक है। ये इनका पूरा नाम है, ठीक है, डिमिट्री मेदवेदेव रोगोजिन, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, दोनों नेम ही सेम है, ओके। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि वो कौन सी बैंक है जो फर्स्ट लेंडर है टू क्लासिफाई द वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज एज अ बैड लोन। अभी वो कौन सी बैंक है जिसने कह दिया है कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज जो है वो बैड लोन, मतलब कि एनपीए में वो आ चुकी है बैंक, ये कंपनी, ठीक है। तो ये किस बैंक ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, तो दोस्तों देना बैंक ने बताया है, ओके। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है। जब कोई भी एंटिटी किसी बैंक से लोन ले लेती है और बाद में समय पर लोन नहीं चुका पाती, तो एक सर्टेन पीरियड के बाद में उस पूरे प्रोसेस लोन को हम क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक के लिए तो वो अब ऐसा हो जाता है कि अब ये पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इसके लिए और भी स्टेप्स उठाए जाते हैं, लेकिन उसको एनपीए की सूची में डाल दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं एनपीए, ओके। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और ज़रूरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि देना बैंक ने डिक्लेरेशन किसको दिया है, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। ये एनपीए का दर्जा दे दिया है मार्च 2017 में, ठीक है। ये 4th क्वार्टर में, क्योंकि ये अपने जो बैड लोन की सूची में ये आ चुकी है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, फाइन। अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि सेबी ने अलाउ कर दिया है इन्वेस्टर्स के लिए कि अब वो म्यूचुअल फंड स्कीम्स जो हैं वो डिजिटल बैलेट के थ्रू भी ले सकते हैं। तो लेकिन उसकी लिमिट एक दी है। लिमिट कितनी है, लिमिट है दोस्तों 50,000, ओके। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि आपको नेम बताना है उस शिप का जो भी हाल ही में डीकमीशन हो गया इंडियन नेवी से, जिसने 30 वर्ष की अभी सर्विस अपनी दी, ओके। दोस्तों 30 वर्ष की सबमिट देने के बाद में आईएनएस करवार और आईएनएस कैकिंदा, ये तो राइट आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये दोनों इस श्रेणी में शामिल हैं, तो आंसर क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड थर्ड। तो अब ये डीकमीशन कर दिए गए हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ के नेवी चीफ एडमिरल कौन है, ये है सुनील लांबा। तो ये इनका नाम भी आप नोट कर लें, सुनील लांबा, ठीक है। ये कौन है, ये है नेवी चीफ एडमिरल, नेवी चीफ, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और साथ में एक पॉइंट मैं आपको और भी यहाँ पर बताना चाहूँगा, ओके। तो ये 30 वर्ष की सर्विस देने के बाद में इनको डीकमीशन कर दिया गया, फाइन। अगला जो दोस्तों पॉइंट है वो हमारा क्या कहता है कि इंडियन रेलवे क्या करने वाला है, वो एक्वायर करेगा ईओटीटी सिस्टम्स के लिए, जिसमें क्या है कि जो ट्रेन है वो विदाउट गार्ड की रन होगी। आप देखते हैं कोई भी एक ट्रेन होती है तो उसमें जो पीछे वाला डिब्बा होता है वहाँ पर वाइट ड्रेस में क्या होता है, गार्ड होता है, ठीक है। और ये आपका इंजन होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। इसमें ये होता है कि आप देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन होता है जो इंजन ड्राइवर है उसके बीच में और जो पीछे गार्ड होता है, इन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल होता है, ठीक है। तो इसलिए गार्ड को रखा जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ हाल ही में, अब जो भारतीय रेलवे है ईओटीटी सिस्टम्स को अब अपनाएगा, तो इसके लिए बात ऑलरेडी चल रही है। तो ईओटीटी में टीटी का क्या मतलब होता है, टीटी का मतलब है ट्रेन टेलीमेट्री, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। अब इसके बारे में हम ढंग से समझ लेते हैं पूरा ये मुद्दा क्या है। तो ये 100 करोड़ रुपए का कंप्लीट ये पैकेज है जिसमें एक्वायर किया जाएगा। तो एंड ऑफ द ट्रेन ईओटीटी, तो इसको अब ये ईओटीटी के फुल फॉर्म है एंड ऑफ द ट्रेन टेलीमेट्री, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लगभग 1000 ट्रेन जो है अब विदाउट गार्ड्स के चलेंगी, ये टेक्नोलॉजी भी अपनाई जाएगी, ओके। और आपको ये पता होना चाहिए गार्ड का कम्युनिकेशन जो लोकोमोटिव ड्राइवर है उनके साथ में होता है, फाइन। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है
ये भी काफ़ी ज़रूरी है। इसमें कहा गया है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ये कौन है? नितिन गडकरी जी हैं, इस मंत्रालय को हैंडल करते हैं। इन्होंने लॉन्च किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मसाला बॉन्ड को। कहाँ पर? किस स्टॉक एक्सचेंज में? तो ये क्या है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज में। बैंकिंग एग्जाम्स का कोर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने की उम्मीद है, तो इसको देख लें। अब मसाला बॉन्ड क्या होते हैं, इनको भी हम एक बार समझ लेते हैं। मसाला बॉन्ड जो दोस्तों इशू होते हैं भारत के बाहर, ओके। और इसमें क्या है कि जो डिनोमिनेशन इशू होता है वो इंडियन रुपीज़ में ही होता है इन कंपेयर टू लोकल करेंसी वहाँ की। तो जब मैं आपको बैंकिंग की क्लासेस बताऊंगा तो मसाला बॉन्ड को काफ़ी डिटेल में बताऊंगा। तो अभी आप केवल इतना नोट कर लें कि मसाला बॉन्ड जो है वो इशूड होते हैं आउटसाइड द इंडिया, बट डिनोमिनेटेड किस में होते हैं? ये होते हैं दोस्तों इंडियन रुपीज़ में, रेदर देन द लोकल करेंसी। अगला जो पॉइंट है, इसमें आपसे कहा गया है कि LIC हाउसिंग फाइनेंस जिसने भी लॉन्च किया है एक प्रोडक्ट के लिए, तो आपको नाम बताना है उस प्रोडक्ट का क्या नाम है। उस प्रोडक्ट का नाम है दोस्तों गृह सिद्धि। तो ये पॉइंट आप नोट कर ले। LIC हाउसिंग फाइनेंस ने अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? गृह सिद्धि, ओके। अब इसके बारे में एक बार समझ लेते हैं कि जो हाउस का रेनोवेशन है, ओके, मतलब कि फ्लैट को रिपेयर करना, ठीक है, और जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है तो उसके लिए भी आपको प्रॉपर लोन दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी, ठीक है। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। इसमें जो लिमिट है वो भी आप समझ लें कि बोरोअर्स विल बी ऑफर्ड द इंटरेस्ट रेट 8.40 अप टू 25 लाख, मतलब कि 25 लाख का लोन लेंगे तो 8.40% उन पर जाएगा ये। और जो 1 करोड़ का लेंगे तो अप टू 1 करोड़, मतलब 25 लाख से ऊपर अप टू 1 करोड़ तक का, तो उसके लिए 8.5% जो है ये चार्जेस वहाँ पर ये हैं, ओके। और जो वुमेन हैं उनके लिए कुछ स्पेशल चार्जेस हैं 8.35%, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं अप टू 25 लाख तक, ओके। अगला जो पॉइंट है, इसमें आपसे कहा गया है कि भारत ने भी हाल ही में डिसाइड किया है कि मैत्री रिसर्च स्टेशन जो है इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा, ओके। तो आपको बताना है कि मैत्री रिसर्च स्टेशन है क्या और ये कहाँ पर है। ये दोस्तों अंटार्कटिका में बना हुआ है और ये कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट है भारत का, आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर वैसे भी। और ये स्टेशन जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं। मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर जिसमें रिसर्च से रिलेटेड हैं बहुत सारे डिसिप्लिन्स में, जिसमें बायोलॉजी, अर्थ साइंसेस, ग्लेसोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंसेस, ठीक है, मेट्रोलॉजी, ठीक है, और कोलिजन इंजीनियरिंग, इन सब के ऊपर रिसर्च के लिए ये प्लेस है, ठीक है। तो इसको जो रिप्लेस करने की बात हो रही है तो इस वजह से ये पॉइंट में आया। तो मैत्री रिसर्च स्टेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, ये अंटार्कटिका में, ठीक है। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें कहा गया है हु इज़ द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन बहुत हाईलाइटेड है, क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में EVM के ऊपर चैलेंज भी दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कि अब EVM को आप हर एक जनप्रतिनिधि जो इलेक्शन पार्टीज़ के होंगे इनको बुलाया जाएगा और आप अब EVM मशीन को 4 घंटे के समय में आप हैक करके दिखाइए, ओके। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन काफ़ी चर्चा में आ रहा है। तो आप इसको नोट कर लें कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है? ये है नज़ीम जैदी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ओके। और एक चीज़ और है कि अभी इन्होंने क्या किया, 24/7 एक टोल फ्री नंबर जो है ये लॉन्च कर दिया नेशनल लेवल पर। तो ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें, 1800-111-950, ये नंबर 24/7 ये लॉन्च कर दिया। और ये जो सेंटर है ये किसके द्वारा ऑपरेटेड है? नेशनल ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप नोट यहाँ पर कर सकते हैं। ये एक अभी स्पेशल सुविधाएँ जो है इन्होंने लॉन्च की है वोटर्स के लिए। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें आपसे कहा गया है कि वो कौन सा देश है जो होस्ट करेगा फर्स्ट एवर वन बेल्ट वन रोड OBR समिट, ठीक है। तो अभी आप ये पॉइंट नोट कर लें कि अभी हाल ही में ये ऑलरेडी हो चुकी है। तो वन बेल्ट वन रोड OBR समिट जो है ये आपकी 14 से 15 मई के बीच में हुई चाइना में, ठीक है। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये आप नोट कर सकते हैं, चाइना हमारा राइट आंसर है, ओके। अब इसमें क्या है दोस्तों, 29 हेड ऑफ स्टेट्स जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, ओके, इनके हाई लेवल डेलीगेशंस और बांग्लादेश और नेपाल के इन्होंने जाकर 2 दिवसीय इस मीटिंग में जाकर अपना हिस्सा लिया। बल्कि भारत ने इसका अपोज किया। ऐसा भारत ने क्यों किया? क्योंकि दोस्तों जो ये OBOR है, वन बेल्ट वन रोड जो है, ये आप देख रहे होंगे कि जो CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये इसका ही एक पार्ट है, ओके। तो इस वजह से भारत इसके अपोजिशन में लगातार अड़ा हुआ है और भारत ने इसका विरोध किया। तो ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं ये आप नोट करना चाहें तो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, इसमें आपसे कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्टेड करा है जो रेजिडेंट्स हैं वो किस स्टेट के हैं आपको बताना है, जिसमें उनके लिए जो आधार है वो मैंडेटरी नहीं है। ऑब्टेन द पैन कार्ड एंड टैक्स फाइल रिटर्न, जब वो टैक्स फाइल करेंगे तो आधार उनके लिए मैंडेटरी नहीं है,
ओके, तो वो किस स्टेट के लिए उन्होंने किया है? जम्मू कश्मीर, आसाम, मेघालय, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों ये तीनों स्टेट के लिए इन्होंने कर दिया है और 80+ जो सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं इनके लिए ये एग्जेम्पशंस किए हैं। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आधार जो है मैंडेटरी है। आप अगर ITR फाइल कर रहे हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए, और इसने जब कंपलसरी कर दिया था, ओके, जब आप पैन कार्ड को अप्लाई करेंगे तब भी आपको आधार अपना कोड देना होगा। लेकिन अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्टेड किया है रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, मेघालय और जो ऐसे सिटीजन जो 80 ईयर्स एबव हैं, तो इनके लिए अब आधार की ज़रूरत नहीं है अब जब वो अपना ITR फाइल कर रहे हैं तब। ओके, अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि विच लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैज़ सक्सेसफुली डिमॉन्स्ट्रेटेड ऑन एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल एट चांदीपुर इन उड़ीसा। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि भारत का वो कौन सा एयरक्राफ्ट है जिसने अभी एक परीक्षण दिखाया, एक अभी कह सकते हैं एक तरह से अपनी जो क्षमता का प्रदर्शन किया चांदीपुर उड़ीसा में, तो उसका नाम क्या है? तेजस। दोस्तों तेजस ने अभी अपना परीक्षण करके दिखाया, अपने कुछ ऐसे अपने बारे में बताया। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तेजस ने क्या करा कि हवा में जो मिसाइल्स को मार गिराने के लिए जो BBR मिसाइल्स है इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी किया उन्होंने चांदीपुर उड़ीसा में। तो ये पता होना चाहिए कि रडार से लैस है, मिसाइल्स भी इसमें हैं और डर्बी मिसाइल के ऊपर भी यहाँ पर बात की गई, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बात हुई। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो तेजस है ये दोस्तों ज़मीनी स्तर से 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकता है और ये लेज़र गाइडेड बम से लैस है कम्प्लीटली, और 400 मीटर के रनवे से ही ये आसमान में उड़ सकता है। तो काफ़ी सारे फीचर्स इसके बारे में हैं, तो इस वजह से हाईलाइटेड न्यूज़ है, तो आप इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं। फाइन, अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि हु इज़ द यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर। तो ये तो आपको पता होगा JP नड्डा जी हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों आया तो इसके बारे में हम नोट कर लेते हैं कि यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जो JP नड्डा जी हैं इन्होंने लॉन्च किया है न्यूमेरिकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। ये क्या है? न्यूमोनिया के लिए एक वैक्सीन है। ओके, तो इस वैक्सीन को भी इन्होंने लॉन्च किया है न्यूमोनिया के लिए। आपको पता है न्यूमोनिया क्या होता है कि जब लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है दोस्तों, तो उससे रिलेटेड ही एक बीमारी है। ओके, कहाँ पर किया है? लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल इन मंडी डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर इस वैक्सीन का इन्होंने इसका लॉन्चिंग किया है। ओके, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि यूनियन होम मिनिस्टर, अभी इस मंत्रालय ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री जो है, इसने इनॉग्रेशन किया है 2 इंपॉर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशंस का। एक है MHA ग्रीवेंसेस रिड्रेसल एप्लीकेशन और एक दूसरा है, उसका आपको नाम बताना है, तो BSF माई ऐप है। ओके, तो इन 2 की अभी शुरुआत हाल ही में की। तो इनके थ्रू क्या है कि लोग अपनी परेशानियां जो हैं वो BSF के जो पर्सनल्स हैं वो डायरेक्टली रेज कर सकते हैं इन एप्लीकेशन के थ्रू, और प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड हो या फिर डिप्यूटेशन की प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यहाँ पर इस ऐप में वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फाइन, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। BSF माई ऐप, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में न्यू दिल्ली में की गई। ओके, अगला जो पॉइंट है इसमें कहा गया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने डिक्लेयर कर दिया है इबोला आउटब्रेक इन विच कंट्री रिसेंटली। अभी इबोला का आउटब्रेक जो है वो किस कंट्री में किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? तो दोस्तों कॉन्गो में किया है। तो अभी क्या हुआ कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसने डिक्लेयर कर दिया कि इबोला आउटब्रेक कॉन्गो में है। तो जो टीम एक्सपर्ट्स की है जिसमें बायोलॉजिस्ट, हाइजीन स्पेशलिस्ट हैं, इनको डिस्पैच कर दिया गया इस रीजन में। आपको पता होगा दोस्तों 2014 से 15 के बीच में इबोला बहुत ही बड़े लेवल पर फैल चुका था, तो इसमें लगभग 11,000 लोगों की मौत भी हुई थी इबोला से। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव कहाँ पर था? वेस्ट अफ्रीका में था, ग्याना, सियरा लियोन और लिबेरिया, यहाँ पर था। तो ये पॉइंट जो है आप यहाँ पर नोट कर लें। और इसकी कैपिटल क्या है कॉन्गो की? ये है किनिस्का, और करेंसीज वहाँ पर क्या है? ये कॉन्गोस फ्रैंक। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लें। अगला जो पॉइंट है बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसमें कहा गया है दोस्तों कि वो कौन सा देश है जिसने डिक्लेयर कर दिया है एन एंड टू द नेशनल इमरजेंसी ओवर द जीका वायरस रिसेंटली। अभी हाल ही में वहाँ पर जीका वायरस का इम्पैक्ट था। जीका वायरस क्या है? ये मॉस्किटो से ही होता है एक तरह से। तो ये ब्राज़ील में हुआ है। ठीक है, अब ब्राज़ील में इसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, ये दोस्तों एडीज़ जो मॉस्किटोज़ होते हैं उनकी वजह से ये इम्पैक्ट इसका होता है। तो आप ये चीज़ नोट कर सकते हैं यहाँ पर। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक आप यहाँ पर जो प्लेलिस्ट दी आप इसको फॉलो कर लें। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन में जाकर आप फाइल को डाउनलोड कर लें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो में दोस्तों फिर मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, आप इनको ओपन करके जरूर देखें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।